हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के पद के चैप्टर 2 के बारे में। और उससे पहले हम लोग चैप्टर 2 के लेखक जगन्नाथ रत्नाकर जी का जीवन परिचय को देखेंगे और फिर कल हम लोग पाठ 2 को पूरी तरीके से उसके व्याख्या को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही मन से देखिए, मैं यहाँ पे जीवन परिचय कराता हूँ। अगर मात्र आप मेरा जीवन परिचय ही सुन लेते हैं ना, तो फिर आपको जीवन परिचय करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेरे बताने के बाद अगर एक बार बस बुक खोल के बैठ जाएं, एक बार बस इसको स्क्रीनशॉट लेके इसी में से देख लें, आपने बुक से एक बार इनका जीवन परिचय आप देख लें, तो फिर आपको इनका जीवन परिचय दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और क्योंकि जीवन परिचय हमारे में 5 मार्क्स के आते हैं, तो 5 मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों। 5 गद्य के और 5 पद्य के आप तैयार कर लेते हैं तो हो गए आपके 10 मार्क्स। प्लस आप अगर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न गद्य के और 5 बहुविकल्पीय पद्य के तैयार कर ले तो ये हो गए 20 मार्क्स। तो ये छोटे छोटे प्रश्न जो बच्चे हमें बहुत सारे नंबर दे जाते हैं और इनमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती, तो अगर इन्हें हम छोड़ देते हैं तो हमारे लिए एक मूर्खतापूर्ण कार्य से के अलावा ये कुछ और नहीं कहलाएगा। चलिए, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका नाम है और इनका जगन्नाथ जी का हम जीवन परिचय देखेंगे। तो ब्रज भाषा की अंतिम परिमाप के कवियों में महाकवि रत्नाकर जी का प्रमुख स्थान है। देखिए, अब यहां समझिएगा, ब्रज भाषा की अंतिम परंपरा के कवियों में महाकवि रत्नाकर जी का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म, पहले ये जरूर लिखिएगा कि ब्रज भाषा के अंतिम परंपरा के कवियों में महाकवि रत्नाकर जी का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म काशी के भाद्रपद सुदी पंचमी सन 1866 ईस्वी को एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1866 ईस्वी में हुआ था। देखिए, आपको जो चीजें जैसे देखिए भाद्रपद सुदी पंचमी, इसको आप अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। ऐसे आप पर कोई अनुमति नहीं है, ऐसे आप पर कोई पाबंद नहीं लगाया गया कि नहीं जो बुक में लिखा हुआ है इसी को आप लिखिए। क्योंकि मान लीजिए पूरे तो यूपी के बच्चे पेपर दे रहे हैं, किसी स्कूल में कोई बुक चल रही है, ऐसे तो लेखक जो होते हैं, जो राइटर होते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं, वो किस बुक से चेक करते हैं? तो वो एनसीईआरटी से चेक करते हैं, वो एनसीईआरटी से मैच करते हैं। देखिए, अगर आपके बुक में मान लीजिए दिया हुआ 1867 और एनसीईआरटी में दिया हुआ 1866, तो वो 1866 को सही मानेंगे, भले आपका सही होगा तब भी आपको गलत मानेंगे। तो बात ये होती है, इसलिए मैं कहता हूं सबको कि एनसीईआरटी ही लीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे वो एनसीईआरटी से करेंगे, न कि हमारी बुक से और न ही आप के स्कूल के बुक से। चलिए, तो इनका जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1966 ईस्वी में हुआ था। इनके पितामह का नाम, इनके पिताजी का नाम तुलाराम, इनके पिता का नाम क्या था? तुलाराम। इनके पितामह, इनके पितामह का नाम यानी कि जो दादा होते हैं, इनके पितामह का नाम तुलाराम एवं पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। पितामह का नाम आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस यहाँ पे क्या याद करना है? इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था, पुरुषोत्तम दास था। ठीक है। इनके पिता भारतेंदु जी के मित्र थे। अभी देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आ रही है, इनको घर से ही कैसा माहौल मिला। अब देखिए, यहां से आप चाहें तो अपने से भी कुछ वर्ड जोड़ सकते हैं। कैसे सर? अब इनके पिता भारतेंद्र जी के एक अच्छे मित्र होने के कारण बचपन से ही इन्हें एक साहित्य का अच्छा माहौल प्राप्त हुआ। ये कुछ चीजें आप अपने से ऐड कर सकते हैं। इसी को कहते हैं बच्चों कॉमन सेंस। इसी को कहते हैं एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा जो सिर्फ रट कर चीजें न करता हो, थोड़ी सी अपनी भी दिमाग लगा देता हो। क्योंकि जब उनके पिताजी भारतेंदु जी के मित्र होंगे, तो जब मित्र होंगे तो उनसे उनका भी साहित्य में रुचि होगी, तो जब साहित्य में रुचि होगी तो इनको साहित्यिक माहौल मिलेगा। बचपन में इन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा मिली। बचपन में ही इन्हें किसकी शिक्षा मिली? उर्दू, फारसी और अंग्रेजी की। बीए, एलएलबी, बीए करने के बाद एमए फारसी की पढ़ाई माताजी के निधन के कारण पूरी न हो सकी।
अब बीए इन्होंने कर ली, एलएलबी कर ली, लेकिन ये बीएमए फारसी की पढ़ाई माता जी की, क्योंकि इनकी निधन हो गया तो उसके कारण ये आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। 1900 ईस्वी में आवागढ़ एटा के खजाने के निरीक्षक, 2002 ईस्वी में अयोध्या नरेश के निजी सचिव तथा 1906 ईस्वी में राजा की मृत्यु के पश्चात महारानी के निजी सचिव बने। ये चीज आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप लिख सकते हैं उनकी पढ़ाई तक तो लिखना जरूरी था। अब वो निजी सचिव बने राजा के, फिर उनके निधन के बाद रानी के निजी सचिव बने, इतना लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखिए 5 नंबर का आता है जिसमें से 2 नंबर रचना पे रहती है, मतलब 3 नंबर आपको मिलता है इस जीवन परिचय पे। तो 3 नंबर में से आप आधा नंबर लिख लीजिएगा, आधा नहीं, 1 नंबर उनके जन्म स्थान और उनके पिता माता के नाम पर, 1 नंबर उनकी मृत्यु और मृत्यु के दिनांक पर, 2 नंबर चला गया। अब 1 नंबर में आपको मिल जाता है, ये जो चीजें सारी आप लिखते हैं ना उस पर 1 नंबर मिलता है। तो देखिए जो बात है, नंबरिंग मिलने का तरीका यही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नंबरिंग मिलने के लिए आप पूरी कहानी लिख डालें, उसमें जीवन मृत्यु आप लिखे नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सचिव बने, राज दरबार में संबंध रहने के कारण इनका रहन सहन समांती था, लेकिन प्राचीन धर्म, संस्कृति और साहित्य में गहरी आस्था थी। अब देखिए इनका रहन सहन तो मतलब जो था वो थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन इनकी जो आस्था थी वो प्राचीनता से हटी नहीं थी, वो अपनी संस्कृति से दूर नहीं हुए थे। यही चीज देखिए हम आज भी कहते हैं कि आपको जो करना है जीवन में कीजिए, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो। कुछ लोग लड़कियों के पहनावे पे सवाल उठाते, नहीं भाई आपको जींस पहनना है आप जींस पहनिए, जो पहनना है वो आपकी इच्छा है, लेकिन अपनी प्राचीनता, अपने संस्कार, चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी प्राचीनता, अपने संस्कार और अपने जो अस्तित्व है, संस्कृति, उसे भूलना नहीं चाहिए, अपने धर्म को भूलना नहीं चाहिए। प्राचीन भाषाओं का ज्ञान तथा विज्ञान की अनेक शाखाओं में इनकी गति थी। अब देखिए प्राचीनता में भी इनकी रुचि थी, और ऐसा नहीं कि विज्ञान से अपने आप मुख मोड़ दिया। कुछ लोग विज्ञान से मुख मोड़ लेते हैं जब प्राचीनता की ओर जाते, नहीं, हम प्राचीनता की ओर तो जाएंगे लेकिन विज्ञान से मुख मोड़ना हमारा निश्चय नहीं होना चाहिए, हमें विज्ञान के साथ साथ चलना चाहिए। भारत के कई प्रसिद्ध तीर्थ प्रमुख स्थानों का इन्हें भ्रमण किया। विद्यार्थी कला से इन्हें उर्दू फारसी में कविता लिखते थे, लेकिन कालांतर में ब्रज भाषा में रचना करने लगे। साहित्य सुनिध और सरस्वती का संपादन, रसिक मंडल संचालन था तथा काशी नगरी प्राचारिणी सभा की स्थापना एवं विकास में योग दिया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा चौथे ओरिएंटेड कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति बनाए गए। हरिद्वार में 21 जून 1932 ईस्वी को इनका देहांत हुआ। हिंदी मां को अपना रत्नाकर फिर भी नहीं मिला। देखिए 21 जून 1932 ईस्वी को इनका अयोध्या में देहांत हो गया। तो देखिए अब इसको लिखना होगा, तो जो चीजें हमने पढ़ी देखिए वही पढ़ के बस मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ज्यादा मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें मैंने आपको पढ़ी, अब देखिए मैं लाइन में ही पढ़ूंगा और अपने हिसाब से कैसे इसको लिखते हैं। तो ब्रजभाषा की अंतिम परंपरा के कवियों के महाकवि रत्नाकर जी का प्रमुख स्थान था, महाकवियों में उनका प्रमुख स्थान था। इनका जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1966 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। इनके पिता भारतेंदु जी के एक अच्छे मित्र थे। इनके पिता के भारतेंदु जी के एक अच्छे मित्र होने के कारण इन्हें बचपन से ही साहित्यिक माहौल प्राप्त हुआ, जिससे इन्होंने बचपन में ही उर्दू फारसी अंग्रेजी में शिक्षा मिली। आगे चलकर इन्होंने बीए एलएलबी की उपाधि हासिल की। जब ये एमए की पढ़ाई कर रहे थे तभी इनकी माता जी का निधन हो जाने के कारण ये एमए फारसी की पढ़ाई पूरी न कर सके। आगे चलकर इन्होंने अयोध्या नरेश के दरबार में भी कार्य किया। उसके पश्चात इनकी रुचि धार्मिक संस्कृति और अपनी पुरातत्व इतिहासों में होने के कारण इन्होंने प्रमुख स्थानों इन्होंने भ्रमण किया। इन्होंने ज्ञान विज्ञान की शाखाओं को गति दी। इसके पश्चात अपने पद पर कार्य करते हेतु इनकी मृत्यु सन 21 जून 1932 ईस्वी को अयोध्या में हो गई।
हिंदी के इस प्रमुख साहित्यकार हमारे इस हिंदी साहित्य को छोड़कर चले गए, बस कहानी खत्म। अरे भाई 3 नंबर में लिखना है, ये पूरा बवाल लिखने की कौन सी जरूरत है? इसको आप पढ़िए, मैं ये नहीं कहता पूरा मत पढ़िए, पूरा पढ़िए। पूरा पढ़ने के बाद से जो जो शब्द आपके दिमाग में आते जाए, पूरा पढ़ने के बाद से जो जो शब्द आपके दिमाग में आते जाए उसको सहेजते जाइए, उसको अपने दिमाग में रखते जाइए और फिर आंख बंद कीजिए, बोलते जाइए। ये होता है लिखने का तरीका। अब कुछ बच्चे लाइन बाय लाइन जाते हैं, लिख के आते हैं, रटते हैं और फिर लाइन बाय लाइन लिख के आते हैं, तो लिखने में उनकी कॉपी का नंबर भी छूट जाता है। इतनी लंबी हिंदी की कॉपी होती है कि उनका आगे का पेपर भी छूट जाता है और यहाँ पे 3 नंबर की जगह उन्हें 2.5 नंबर ही मिल जाता है लेखक, क्योंकि एग्जामिनर कहता है भाई क्या लिखा हुआ है ये बच्चा। अब कुछ बच्चे के स्कूल में बताया जाता है कि जीवन परिचय बोला है तो जीवन परिचय लिखो, फिर साहित्यिक परिचय लिखो, फिर भाषा शैली लिखो। अरे मैम 3 नंबर मिल रहा है इस जीवन परिचय पे, आप इतना बता रही है, 2 नंबर तो रचना का है। मतलब सोचिए आप लोग कि जैसे अब इनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी है, हमें प्रमुख रचनाएं भी लिखनी है ना, तो जैसे मान लीजिए आप गदावाद और गंगा लहरी लिख दिए, सिंगार लहरी लिख दिए, सिंगार लहरी लिख दिए, गंगा लहरी, विष्णु लहरी लिख दिए, उद्धव शतक लिख दिए, तो आप बस ये 2 लिख दे रहे हैं तो ये 2 नंबर के बराबर है। मतलब ये 1 लाइन भी नहीं, 2 नंबर के बराबर है। और 3 नंबर के लिए आप पूरा पाठ्यक्रम लिखे नहीं, बस जीवन परिचय बोल रहा है तो बस जीवन परिचय लिखिए भाई। उनका जन्म स्थान लिखिए, उनके जन्म का समय लिखिए, उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिखिए, उनके माता पिता का नाम लिखिए, उसके पश्चात थोड़ी सी उन्होंने किस पद पर कार्य किया करते हुए उनकी मृत्यु बता दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, यहां पे बहुत सारी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अब इसमें से प्रमुख रचनाएं में से आपको कोई 2 रचनाएं याद कर लेनी है। मैं कहता हूं 3-4 रचनाएं याद किया कीजिए, और रचनाएं याद करते हैं तो एक से संबंधित दूसरा, जैसे यहां पे गंगा लहरी है, सिंगार लहरी है, याद कर लीजिए, लहरी लहरी मैच करेगा विष्णु लहरी, तो एक से एक मैच करके याद किया कीजिए, जिससे कि थोड़ी सी आसानी होती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए आप लोगों का बस यही रहेगा, और कल हम लेकर आएंगे आप लोगों का इसी के पाठ का, इन्हीं के जो लिखा हुआ पाठ है काव्य का, उसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए तो प्लीज़ देखिए, आप पुराने हुए तो बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बच्चों आप लोग जोड़िए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर क्लास 10th यूपी बोर्ड और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, उससे भी जुड़ जाइएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।